वज़ीर आज़म के तर्जुमान और मावन खुसूसी नदीम अफजल चंद मंडी बहाउद्दीन के सियासी खानवादे के चश्मो चिराग हैं। काश्तकार घराने से ताल्लुक़, वालिद और दादा भी सियासी शख्सियात रहीं। सियासी घराने से ताल्लुक़ होने के बावजूद शॉर्टकट की बजाय ग्रास रूट लेवल से सियासी सफ़र शुरू किया। सियासत के सारे रंग देखे। पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स और फिर 2001 में तहसील नाजिब मलिकवाल बनकर बाकायदा सियासी सफ़र शुरू किया। 2002 में फौजी दौरे हुकूमत में काफ लीग में शामिल होने पर जोर दिया गया की सज़ा इलेक्शन में अदम एतमाद ला कर दी गई। इफ्तिखार चौधरी बहाली तहरीक में वकला के हमरा पुलिस की लाठियां भी खाईं। बेनज़ीर भुट्टो के लॉन्ग मार्च में पाबंद सलासिल भी रहे। गोया सियासी सफ़र में कुंदन बनने तक के तमाम लवाजमात पूरे किए। 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर NH 64 सरगोदा 1 से MNA मुंतखब हुए। इसी सीट से 50 साल पहले उनके दादा रुकन कौमी असम्बली बने थे। 2013 में फिर MNA बने और ज़्यादा वोट लेने का एजाज़ भी हासिल किया। कौमी असम्बली में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की खिदमात अंजाम दी। अक्टूबर 2017 में पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल पंजाब के मनसब को छोड़ा और कप्तान की टीम यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, लेकिन 2018 में वो इलेक्शन हार गए। इस वक्त वो तहरीक इंसाफ के फ़ाल रहनुमा और वज़ीर आज़म के तर्जुमान और मामून खुसूसी की खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नदीम अफजल चंद है जी। वैसे तो मेरा नाम कास्ट मेरी गोंदल है, लेकिन मेरा पॉलिटिकल नेम चंद है क्योंकि मेरी फैमिली के हिसाब से वालिद साहब का निक नेम चंद था, तो उस वजह से मुझे चंद कहते हैं। तो मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से मेरा तल्लक है। मेरे दादाजी 1926 से पॉलिटिक्स में थे और उसके बाद मेरे ताया जी, फिर वालिद साहब सियासत में 79 से एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। तो लोकल पार्टी से उन्होंने भी सियासत शुरू की थी और फिर मैंने भी 2001 में वो 4-5 दफ़ा MP रहे। हाजी मोहम्मद अफजल चंद साहब उनका नाम है पंजाब में। तो मैंने 2001 में मैं पहले यूनियन नाज़म बना। जब मुशर्रफ दौर का सिस्टम था तो मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी से उस वक़्त आए तो बड़ा सियासत का प्रैक्टिकल, पहले तो हम सियासत में मैं 7वीं 8वीं क्लास में था तो थाने कचहरी की ये जो लोकल पॉलिटिक्स होती है हमारी, फातिहा पढ़ना, उसमें मैं 8वीं 9वीं क्लास में मैं जाके अपने फातिहा पढ़ता होता था वालिद साहब के साथ। क्योंकि हमारी सियासत ये है कि हमारी फैमिली सारी हल्के में अपनी कंस्टिट्यूंसी में वर्क करते हैं और कज़न्स वगैरह भी और मेरे भाई भी, वालिद साहब और मेरे ताया अबू भी। तो उसके बाद इलेक्शन कोई 1-2 लड़ लेते हैं, लेकिन 2001 में मैं यूनियन नाज़म बना। यूनियन नाज़म बनने के बाद फिर मैं तहसील नाज़म बन गया। लेकिन इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि उस वक़्त जब मैं तहसील नाज़म बना तो उस वक़्त जो प्रो मुशर्रफ टीम थी एक, हम उसके एंटी इलेक्शन लड़ रहे थे और उस वक़्त एंटी इलेक्शन हमने लड़ा। जनरल कादर बलोच उस वक्त हमारे कोर कमांडर होते थे, तो उस एंटी इलेक्शन लड़ने में हम पीओ पार्टी से मेरा तल्लक था फैमिली का। तो मैं पंजाब में हम 63 तहसील नाज़म बने थे पी पार्टी के और मेरे ख्याल से 14 के 15-16 डिस्ट्रिक्ट नाज़म भी बने थे। तो लेकिन आउट ऑफ 63 हम सिर्फ 2 तहसील नाज़म पीओ पार्टी के साथ रह गए थे। एक मैं था, एक नदीम असगर कहरा था खारिया से। और उसके बाद लोकल पार्टीज़ का 3 साल फिर चौधरी परवेज़ लाई चीफ मिनिस्टर बन गए। उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद शुरू हो गया। पंजाब में पहला अदम एतमाद मेरे ख़िलाफ़ हुआ, फिर मुझे लोकल गवर्नमेंट में मुअत्तल कर दिया गया। मैं हाई कोर्ट से बहाल हुआ, फिर मुअत्तल कर दिया गया, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुआ। एक स्ट्रगल जारी रही है कि लोकल पार्टी से बहरहाल बहुत सीखा। तहसील नाज़म मलकवाल था मैं। और उसके बाद जब तहसील नाज़म ख़त्म हो गया, फिर अगला इलेक्शन है। अगला इलेक्शन काफ लीग थी। बड़ी कोशिश की उन्होंने कि हम काफ लीग में शामिल हो जाएं और मुख्तलिफ ज़राए से। इवन मुझे याद है रिमोट मोनर डिपो जब 100 साल तकरीबात थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए थे तो मुझे खुद उन्होंने कहा था, और खालिद मकबूल साहब जिंदा हैं, बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी कहा काफ लीग ज्वाइन करें, लेकिन नौजवान थे उस वक्त, क्यू लीग में नहीं है, पीओ पार्टी के साथ एक वाबस्तगी थी और इलेक्शन लड़ा। 2005 में मैं दोबारा तहसील नाज़म का इलेक्शन लड़ा, मैं हार गया। लेकिन 2008 में मैं MNA बन गया और मैंने डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से ये सीट से इलेक्शन लड़ा। इस सीट से 50 साल पहले मेरे दादाजी ने इलेक्शन लड़ा था और यहाँ से प्राचा फैमिली थी, वो पीओ पार्टी छोड़ गई तो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे बुला के टिकट दी और मैं उस इलेक्शन वहाँ से जीत गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहतरम भी शहीद हो गई
और MNA बना, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मेंबर बना, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड प्रिविलेज का चेयरमैन भी रहा। 5 साल इस असम्बली में, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में बहुत सारा हिस्सा भी लिया और बहुत सारा सीखा भी। ये एक सियासत थी। फिर उसके बाद 2013 में भी इलेक्शन लड़ा। 2013 में मैं पंजाब में मेरे हाईएस्ट वोट थे 68,000 पीपल पार्टी के टिकट पे, और बड़ी स्ट्रगल की। 2018 में मैं पीपल पार्टी छोड़कर PTI में शामिल हुआ और मैंने PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ा, लेकिन मैं इलेक्शन हार गया 1,18,000 वोट लेकर। तो इलेक्शन हारने पे अफसोस तो होता है, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं, अब हालात देख कर नज़दीक से अब अफसोस भी नहीं रहा कि क्यों आ रहे हैं। लेकिन एक सियासत पे जो ही मैंने एक सियासत एक शुरू की थी, एक सियासत जब स्टूडेंट लाइफ में FC कॉलेज में मैं पढ़ता था, मैं डिवीजनल पब्लिक स्कूल पे पहले पढ़ता था, फिर FC कॉलेज में, तो देहातों से भी मैं पढ़ के गया था। मैं उन स्टूडेंट में था जो टाट से शुरू होकर डेस्क से शुरू होकर अब कुर्सियों तक पहुँचे। हम कोई वो हमारा बैकग्राउंड नहीं था कि हम कोई सोने के चमचे लेके पैदा हुए, एलीट क्लास से कोई हमारा तल्लक था। ना हम सरमायादार थे, ना हम जागीरदारों के औलाद थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में काश्तकार के बेटे और फ़ख्र है अपने काश्तकार होने पे। लेकिन असल चीज़ यह है कि हमने सियासत अपनी कंस्टिट्यूंसी से जो करते हैं, जो पॉलिटिकल एक स्ट्रगल होती है, उसमें एक हल्के की आवाम के लिए सियासत होती है, फिर सूबे के लिए, मुल्क के लिए, फिर पार्टी के अंदर जब होते हैं तो पार्टी की आइडियालॉजी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आइडियालॉजी हमने पढ़ी होती है, जो सियासत हमने पढ़ी होती है, जब प्रैक्टिकल इस्लामाबाद की आके इक़्तिदार के ईवानों में देखा जाता है तो यहाँ की सियासत कुछ और सियासत है। यहाँ पे कदम कदम पे लोगों को कंप्रोमाइज़ करते देखा है, कदम कदम पे लोगों के आइडियालॉजी बदलते भी मैंने देखी है। और मैं बड़े बड़े चेहरे देखे हैं जो टेलीविज़न पे और होते हैं और जब प्राइवेट महफिल में और होते हैं, मीटिंग्स के अंदर उनकी राय और होती है और बाहर लोगों के दरमियान उनकी राय और होती है। बड़े बड़े लेफ़्ट के लोग भी देखे जो अपने आप को भाषण देते हैं लेफ़्ट के ऊपर, लेकिन सोच उनकी जब देखी तो राइट विंग से भी बदतर। और बड़े बड़े राइट विंग में भी लोग देखे जो अंदर भी सोच हम समझते थे कि ये गलत, लेकिन अच्छी सोच देते हैं, अच्छी लोगों की सोच है, उम्मीद है। लेकिन सियासत में जब आप सियासत करते हैं तो किसी पार्टी के साथ होते हैं तो फिर स्ट्रगल एक आपकी पार्टी के साथ भी होती है। एक तो आपके हल्के में होती है, एक पार्टी के साथ होती है। मुझे वो दिन याद है जब उत्तर बेनजीर भुट्टो ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, तो हम खारियाँ के ऊपर हमने गिरफ्तारी देनी थी। इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये थी कि वो मैं पहली दफ़ा 16 अप्रैल को पहली दफ़ा जरदारी साहब की रिहाई पे लाहौर में गिरफ्तारी थी। उस वक्त मैं तहसील नाज़म था, मेरे ख्याल है पंजाब का वाहिद तहसील नाज़म था जो गिरफ़्तार हुआ था। और रात सर्वर रोड कैंट थाना में रात 4 बजे रात छोड़ दिया गया। और मुझे एक चीज़ वो आज तक नहीं भूली कि मुझे 3 सिंध के लोग थे, तो पंजाब की पुलिस ने उस वक्त, वो फारूक बमरो था PIA की वर्दी में, मुझे नाम उसका याद है, और भी 2-3 हैं, तो कहते थे आप जाएं जी, तो इनको हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा ये सिंध से आए हैं, आप इनको क्यों नहीं छोड़ना, आप इनको छोड़ेंगे तो हम जाएंगे। और हम रात 3 बजे पहले हमने उनको निकाला और फिर हम खुद निकले। तो सियासत में लॉन्ग मार्च, उसके बाद मोहतरमा ने जो मियाँ साहब के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च किया, तो खारियों के ऊपर हवालात में रात सोने वाली वो पहली हवालात की रात थी। लेकिन खुशकिस्मती जितने हम हवालात में थे 8-9 बंदे, वो अगले इलेक्शन में मंडी बहाउद्दीन से सारे MP MNA बने थे। और उसके बाद फिर 20 अप्रैल 2007 इफ्तिखार चौधरी के दौर की रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी हेड फिरियाँ के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे उस वक्त पंजाब प्रेसिडेंट थे, कमर ज़मान खैरा साहब, इम्तियाज़ सदर बड़ाई साहब, गोंदर साहब। तो पुलिस का इमरान साहब, पुलिस ने बहुत मारा था मुझे, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया था। वो फ़ोटो भी आपको मैं दूंगा आपसे। और इतना तशद्दुद किया था, 26 ज़रबे मेरे जिस्म पे लगी थी। लेकिन वो मुझे आज भी उसके बाद ऐसा मौला का करम हुआ कि मैं समझता हूँ उसी मार खाने की वजह से लोगों ने मुझे वोट दिए और मैंने भी बन गया। लेकिन मैं एक ज़िंदगी में मैं सोचता हूँ कि जो लोग मारे खाते हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, जो पार्टियों का असल सरमाया होता है, जब पार्टियाँ हुकूमत में आती हैं, डिसीजन मेकिंग में ना वो ग्रास रूट्स लेवल के वर्कर शामिल होते हैं, ना वो डिसीजन मेकिंग में शामिल होते हैं, ना वो पावर कॉरिडोर का हिस्सा होते हैं।
ये लोग कहाँ से आ जाते हैं जो पावर कॉरिडोर का हिस्सा होते हैं? ये एक सवाल है जो मेरे जहन में हमेशा रहता है, और मैं समझता था कि शायद किसी एक पार्टी में ही होते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल है हर पार्टी में होते हैं। इनकी कोई पार्टी नहीं होती इन लोगों की, ये काबिलियत होती है और ये कैफियत का नाम होता है, और यही असल लोग होते हैं जो पावरफुल होते हैं। ये कहना कि सिर्फ पॉलिटिकल लोग पावरफुल होते हैं, मैं इस पे यकीन नहीं रखता। असल पावरफुल वही होते हैं जो अच्छी टाई लगा के आते हैं, जिन्होंने किताबें लिखी होती हैं जाने वाले के लिए, आने वाले के लिए भी उन्होंने 10 साल पहले एक किताब लिखी होती है, जब आने वाले को वही पेश किताब करते हैं और अपनी ACR ठीक कर लेते हैं, अपना प्रोफाइल बना लेते हैं। और इसी तरह के लोग टेक्नोक्रेट्स की शक्ल में, सियासतदानों की शक्ल में, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट की शक्ल में आ जाते हैं, पावर कॉरिडोर का हिस्सा होते हैं। असल हुक्मरान वो है। काश जो डेमोक्रेसी हम समझते हैं, जिसके लिए हमने जदोजहद की होती है, जिसके लिए जो हमारे सियासत का मकसद होता है, हम कहते हैं कि अवाम की हुकूमत, अवाम में से हुकूमत, अवाम चुनेंगे। मैंने जो अपनी जदोजहद में देखा है कि अगर इस मुल्क में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाए, आइडियल हो जाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत आ जाए, जिसको आम आदमी जो सियासत में नौजवान, कोई औरत को मर्द आना चाहे, तो उसको किसी लॉबी की ज़रूरत ना पड़े, किसी सिफारिश की ज़रूरत ना पड़े, किसी फैमिली बैकग्राउंड की ज़रूरत ना पड़े, कोई उसका ये प्रोफाइल ना हो कि ये बाहर से पढ़ के आया, ये अच्छी इंग्लिश बोलता है। उसका प्रोफाइल ये हो कि वो अपने सिस्टम के तहत, अपने नज़रिए के तहत, अपने इलाके के तहत, अपने प्रोफाइल पे वो सियासत में अपने एक विल, अपने पैशन के साथ आना चाहता है। तो ऐसे किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ में अनफॉर्चुनेटली नहीं है रास्ते। यही है हमारी जमहूरियत के कमज़ोर होने की वजह, जो मैंने एज ए पॉलिटिकल वर्कर सीखी है, बुनियादी वजह, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ होती है, वो इलेक्टेड नहीं होती, वो भी चुनाव होता है। कैबिनेट होती है, वो भी इलेक्टेड नहीं होती, वो भी चुनाव होता है। और तंजीमें होती हैं, वो भी इलेक्टेड नहीं होती, वो भी चुनाव होता है, एक बना दिए जाते हैं। मैं खुद तंजीमी सियासत में रहा हूँ, और इसी वजह से मैं समझता हूँ ये है हमारी पॉलिटिकल सिस्टम, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो जदोजहद होती है एक वर्कर से लेकर ऊपर आने की तरक्की तक, जिसमें एक डिस्कनेक्शन आ जाता है, एक रब्त जो टूट जाता है एक सियासी वर्कर की तरक्की करने का, जो दरमियान में समझे दरिया आता है जिसके ऊपर पुल नहीं होती, पुल पॉलिटिकल सिस्टम होता है एक जो नहीं होता। यही हमारी एक कमज़ोरी है, और यही मैं समझता हूँ जदोजहद में जिसका तजस्सुस रहा है। काश इस मुल्क में मैं समझता हूँ कि आम आदमी, मैंने ऊपर आके देखा कि यहाँ क्लासेस की लड़ाई है। हमें समझ नहीं आता था कि ये क्लासेस की लड़ाई क्या होती है, लेकिन अब जब देखा शुगर मिल वाले की अपनी क्लास है, फर्नेस मिल वाले की अपनी क्लास है, बैंक मालकान की अपनी क्लास है, सरमायादारों की अपनी क्लास है, जागीरदारों की अपनी क्लास है, DMG अफसरान की अपनी क्लास है, दूसरी सर्विसेज की अपनी क्लास है। यहाँ क्लासेस का तहफ़्फ़ुज़ है, ये हॉकी मैच है। ये मैं पॉलिटिक्स में भी आके देखा है कि हॉकी मैच, हसन सरदार से मंजूर जूनियर और गोल, यानी कि एक दूसरे को पास दो और गोल करो, अपना टारगेट अचीव करो। इसी को लोग सियासत समझते हैं, मैं इसको सियासत नहीं समझता। ये वक्त का गुजारने का एक ज़रिया होता है, एक ढाल होती है, एक अपॉर्चुनिज्म हो सकता है। आप कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट हो सकते हैं लोग, और शायद इसमें मुझे अपने ज़िंदगी में मैं भी कहूँ कि शायद मैं भी कोई इतना आइडियल या बासूल आदमी तो नहीं हूँ, मैं एडमिट करता हूँ गुनहगार आदमी है, लेकिन एक कोशिश होती है कि एक जदोजहद के तहत जो सियासत जिस मकसद के लिए हम करते हैं, काश उस मकसद में हम कामयाब हो जाए। और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में हमारे जैसे हमसे बहुत बेहतर लोग हैं जो इस बैठे हुए सियासी जमातों में, लेकिन उनको मौक़े नहीं मिलते, क्योंकि उनकी प्रोफाइल वो नहीं होता जो प्रोफाइल चाहिए होता है। चंद लोग होते हैं जो अपने आज़ाद मीडिया की वजह से आज आम लोग भी ऊपर आ गए हैं। चंद पॉलिटिकल पार्टीज़, अब 2 पार्टी सिस्टम नहीं रहा, अब और पार्टीज़ जो है, जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि अब लोग ऊपर आ गए कि नए सियासी, लेकिन अभी भी उस तरह जिस तरह पॉलिटिकल स्ट्रगल करने वालों को ऊपर आना चाहिए, इस तरह प्रॉपर नहीं आ रहा है। ये सियासत का एक अलमिया है। तो मैं जब तहसील नाज़म था, जब मैं तहसील नाज़म बना, तो मैं पहली दफ़ा मेरे ऊपर मुकदमात बने, वो भी पुलिस के साथ एक मज़ामत के थे। फिर जब मैं उसके बाद अभी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए जो लास्ट, उसमें हमारे इलेक्शन के वाले दिन रिज़ल्ट चेंज किए गए, तो वहाँ फिर लड़ाई होगी। ये मुकदमात आते जाते रहते हैं। जब लॉन्ग मार्च था, जब पॉलिटिक्स करते तो उस वक़्त, अब तो लॉन्ग मार्चों का वो ज़माना नहीं, लेकिन उस वक्त गिरफ्तारियाँ होती थी और एक अच्छी खासी
पुलिस, मुझे याद है कि वो SHO उसने पहले फ़ोन कर दिया कि हम आ रहे हैं, हमारे डेरे तो चुप जाते थे। लेकिन सच्ची बात है कि बड़े बड़े वर्करों ने कुर्बानियाँ दी हैं और कोड़े खाए हैं, जेलें काटी हैं। हम तो उस लेवल पे शायद मैं अपने आप को वो आइडियल वर्कर भी नहीं समझता, लेकिन एक हकीकत है कि वर्करों के साथ ही ये पार्टियों में, ये जमहूरियत में हुस्न वर्करों की वजह से ही है, और वर्कर ही असल ताकत होते हैं। और उस जदोजहद जो वर्करों की जदोजहद है वो असल, और वो मेरे ख्याल है जद मुसलसल है। और जो ऊपर वाली एलीट क्लास की जदोजहद है वो जद मुसलसल नहीं है, वो जद तसलसल है। एक सियासत का एक और अलमिया जो है इस वक्त, अलमिया मैं कहूँगा, और हकीकत भी है कि अब सियासत पैसों के बगैर नहीं हो सकती। सफ़ेद पोश आदमी सियासत नहीं कर सकता। सियासत के लिए ना पार्टियों के अंदर वो कोई सपोर्ट होती है, ना हमारे सिस्टम के अंदर कोई ऐसी लेजिस्लेशन है कि जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने सियासत करने वालों को इलेक्शन लड़ने वाले। मुझे याद है मैं तहसील आज़म था, जब मैं सस्पेंड हुआ तो मैंने वकील करना था। यकीन जानिए मेरे पास वकील के लिए पैसे नहीं थे। और फिर मुझे वो वक्त भी एक याद है कि वालिद साहब 1988 में जब मोइन कुरैशी साहब का दौर था तो ज़री बैंक से पैसे लेके वालिद साहब का 16 लाख रुपए का लोन था। तो उन्होंने कहा जी यकदम इकट्ठे जमा करवाएं, आप इंस्टॉलमेंट में नहीं, क्योंकि एक केस डिफ़ॉल्ट की हुई थी। तो जज ने जब ऑर्डर किया तो मैं हाई कोर्ट में बैठा था, तो ये वालिद साहब ने कहा भाई मेरे पास 16 लाख नहीं है, ज़मीन बिकती है, तो भाई ज़मीन सारी मॉर्ट गई। तो उस ज़माने में मुझे वो लोग भी याद हैं जिनके सामने 50,000 लाख 2 लाख मांग के 16 लाख जमा किया था, और वो चेहरे आज भी याद है। और मुझे जिस मेरे अपने अजीज़ से लेके मैं जब तहसील नाज़म था 2003 में, जब मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील करने आया था, तो यकीन जानिए, हालांकि मुझे वो असनाद साहब जस्टिस बाद में बने थे, असनाद अहमद खान साहब मेरे वकील थे, मेरे से तो उन्होंने पैसे भी नॉमिनल थे, लेकिन आम वर्कर तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं आ सकता। ये एक सियासत का अलमिया है, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। और मैंने अपने घर में इलेक्शन वो पुराने खर्चे वालिद साहब के कापी पे लिखे मैंने पढ़े हैं। 85,000 से लेकर आखिरी इलेक्शन जो हमने 2018 में लड़ा, ये करोड़ से भी क्रॉस कर जाता है। तो ये एक है सियासत। अगर आपकी नज़रिए की सियासत परवान ना चढ़ रही हो तो फिर इंसान सोचता है कि अगर उसने करप्शन भी नहीं करनी, ईमानदाराना तरीके से सियासत करनी है, अपने बच्चों का, अपने घर का पैसा लगाना है, अगर आगे उसका मकसद हल ना हो रहा हो, जिस मकसद के लिए वो सियासत करना चाहता है, तो फिर करप्शन भी ना करो, फिर सियासत करने का फ़ायदा कि फिर बंदे के अंदर पैशन ख़त्म हो जाता है, शौक़ ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ लोग सियासत में हमने देखा है कि बड़े बड़े उनके बड़े मकासद, आला मकासद होते हैं और उनके पूरे भी होते हैं। और यहाँ बिज़नेस कारपोरेट पॉलिटिक्स अब आ गई है। इस कारपोरेट पॉलिटिक्स का मुकाबला है नज़रियाती सियासत के साथ। और कारपोरेट कल्चर में कारपोरेट सियासतदान पैदा हुए हैं जिनका नज़रियाती वर्करों के साथ, आम वर्करों के साथ मुकाबला है। हर पॉलिटिकल पार्टी में ये एक है, जंग है, और ये जंग जारी रहेगी। ये जंग वर्कर की और एलीट क्लास की जंग है। जब मैं 2008 में MNA बना तो मुझे एक एजाज़ हासिल ये भी है कि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में मेरे ख्याल में एक ही करप्शन के ऊपर इंक्वायरी हुई है, रॉयल पाम के ऊपर, और वो 20 रुकनी कमेटी हमारी बनी थी जिसका मैं चेयरमैन था। उसमें या सादक साहब भी थे, वकास अकरम, आबद शेर अली, नूर आलम खान, ये सारे लोग थे। और मैं यकीन से कहता हूँ वो लोग ज़िंदा हैं। मुझे 18 से 22 करोड़ तक की ऑफ़र थी। किसने की थी? मुझे उस वक्त वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी सिफारिश की थी, बड़े बड़े तकड़े, लेकिन उसमें बड़े तकड़े लोगों के ख़िलाफ़ मैंने इंक्वायरी की। और मुझे फ़ख्र है कि वो इंक्वायरी हमने मेरिट पे की, लेकिन काश उस इंक्वायरी पे अमल हो जाता। रॉयल पाम के ऊपर पार्लिमानी इंक्वायरी। फिर एक सदाम बलोचिस्तान में एक लड़का कत्ल हुआ था, उसके ऊपर भी एक पार्लिमानी कमेटी बनी थी, उसका भी मैं मेंबर था और हमने बलोचिस्तान में जाके इंक्वायरी की थी। उसकी भी एक रिपोर्ट छापी, वो भी रिपोर्ट है। तो जो पाकिस्तान, ये मैं समझता था कि जो बड़ा मुश्किल काम थे जिसमें हमने सीखा भी। तो पार्लिमान के ज़रिए अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, इस पर मेरा तो यकीन बड़ा पुख्ता है। इसमें अगर कमेटी सिस्टम स्ट्रांग हो, इसमें अगर आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दूसरी कमेटीज़ को इस्तेमाल करें, तो अकाउंटेबिलिटी जितनी सख्त से सख्त आप करना चाहें आप कर सकते हैं। और काश इस मुल्क की पार्लियामेंट उतनी स्ट्रांग हो, उतना डिलीवर करे जितना जमहूरियत के लिए ज़रूरी है।
जितना सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है, इतना मेरा ख्याल है आम आवाम के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। और आवाम की जो असल जो ख्वाहिश है, जमहूरी सोच रखते हैं जो लोग, जो चाहते हैं कि उनके अदारे डिलीवर करें, उनके नुमाइंदे डिलीवर करें, तो फिर पार्लियामेंट को डिलीवर करना पड़ेगा, पार्लियामेंट की कमेटी सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा, उसके बाद एग्जेक्टिव आती है, पहले पार्लियामेंट को स्ट्रांग होना पड़ेगा।